नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबसे बहुत लंबे अंतराल के बाद रूबरू हो रही हूँ। तो पहले तो इस लंबी अनुपस्थिति के लिए आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। आइए सुने कहानी आज बहुत दिनों के बाद फिर से डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित हंसनी। ये एक प्रेम और विश्वासघात की बहुत ही हृदय विदारक कथा है। कहानी थोड़ी लंबी है, पर विश्वास है कि आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो आइए सुने कहानी हंसनी। आज की शाम बड़ी उमस भरी थी। कूलर के सामने बैठने पर थोड़ी राहत तो ज़रूर महसूस होती थी, पर पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे लगा शायद आज छुट्टी के दिन मॉल से सिनेमा देखकर लौटने के बाद गर्मी ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। उसे याद आया कैसे एसी हॉल में घुसते ही पसीना अपने आप ही सूखने लगा था। चुटकियों में पसीना ऐसा गायब हो गया, चेहरे और शरीर का चिपचिपापन एकदम खत्म हो गया। यदि अरुणा होती तो इस छोटी सी बात को यूं पोएटिक अंदाज में कहती, जिस प्रकार घास पर पड़ी ओस की बूंदें सूर्य निकलने पर धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, वैसे ही एसी हॉल में जाते ही शरीर का पसीना उड़ जाता है। अरुणा उसकी सबसे अभिन्न सहेली थी। दोनों साथ ही पली बढ़ी, मगर शादी के बाद दोनों बिछड़ गईं। करुणा तो अरुणा को जब तब याद भी कर लेती है, पर अरुणा अपने मस्त स्वभाव के कारण इन सब बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता होगा। वो शुरू से ही बड़ी प्रैक्टिकल थी, हमेशा वर्तमान में जीती और पिछली बातों को वो याद भी नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उन दोनों का अतीत कोई बहुत सुंदर नहीं रहा। करुणा की विचार श्रृंखला कॉल बेल बजने से टूटी। स्पीड पोस्ट आई थी। काफी वजनी लिफाफा था। भेजने वाले के काफी पैसे खर्च हुए होंगे। सोचते हुए उसने साइन करके पत्र लिया। भेजने वाले का नाम पढ़ते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। पत्र अरुणा का था। करुणा ने सोचा, लगता है आज मैडम को अपनी सहेली याद आ ही गई। पत्र लंबा था। करुणा ने पानी का जग पास में रखकर पत्र पढ़ना शुरू किया। हंसनी, अरुणा ने लिखा था। करुणा, अगले जन्म में हंसनी होना चाहूंगी। जानती हो क्यों? बताऊंगी तो हंसोगी। हंसनी तो सुंदर होती ही है, पर उसकी एक विशेषता और होती है। हंस का जोड़ा हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहता है। कहा जाता है कि यदि दुर्भाग्यवश नर हंस की मृत्यु हो जाए तो हंसनी अपनी सारी उम्र अपने हंस के विरह में ही व्यतीत कर देती है। वो दोबारा फिर से जोड़ा नहीं बनाती। है ना यह कितनी अद्भुत बात? एक पतिव्रता स्त्री होना हम मानवों में भी श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु क्या सभी स्त्रियां इस व्रत को निभा पाती हैं? शायद नहीं। कुछ एक के कदम कभी न कभी तो बहकते ही होंगे। पुरुषों के संबंध में ऐसी कोई प्रतिबद्धता या उतना कड़ा नियम नहीं है। फिर भी व्यवस्था स्त्रियों के लिए ही बनाई गई है क्या? करुणा ने पन्ना पलटा। अरुणा का लिखना जारी था। शायद इसलिए कि स्त्री परिवार की धुरी होती है, जिसे मजबूत होना ही चाहिए। अगर धुरी कमजोर पड़ गई तो परिवार की गाड़ी डगमगा सकती है। करुणा, मैं तुम्हें पारिवारिक धर्म पर कोई सीख देने के लिए सब नहीं लिख रही हूँ। मैं अपने मन की व्यथा तुमसे शेयर कर रही हूँ। तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? है ही कौन? करुणा को खटका लगा। एक शादीशुदा महिला यदि लिखे कि उसके बचपन की सहेली के अलावा कोई आत्मीय जन नहीं है, तो अवश्य ये चिंता का विषय है। वो आगे पढ़ना चाहती थी। तभी कॉल बेल बज उठी। उसका पति आया था। वो अरुणा के पत्र को फूलदान के नीचे दबाकर पति का स्वागत करने चल पड़ी। पति ने आते ही कहा, बड़ी गर्मी है, पहले मैं नहा लूं, उसके बाद साथ बैठकर चाय पियेंगे। कहकर वो सीधा बाथरूम चला गया। करुणा किचन में जाकर चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। वर्तमान संघर्षमय होता है, भविष्य अनदेखा होता है। इसलिए जब भी मौका मिलता मन भूतकाल में चला जाता है और यादों में सुकून पाने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं कि यादें हमेशा सुखद ही हों।
वो दुखद भी तो हो सकती हैं, पर अंत में सब कुछ अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक दुखद यादों को लेकर कुढ़ता रहा है, वहीं दूसरा ये सोचकर ईश्वर को धन्यवाद देता है कि परिस्थितियां बदतर भी हो सकती थीं। ये भी सत्य है कि अति संतोष प्रगति में बाधक भी हो सकता है। अतः बीते लम्हों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण ही उचित है। करुणा की सोच सकारात्मक थी, इसलिए वो अतीत की बातें सोचकर कुढ़ती नहीं थी। वो जानती थी कि सभी अनाथ बच्चियां उन दोनों के समान भाग्यशाली नहीं होती, जो अनाथालय में रहकर शोषण से बच पाईं तथा जिनकी संभ्रांत परिवार में शादी भी संभव हो सकी। अरुणा का पत्र पाकर वो अपनी पुरानी स्मृतियों के उस मुकाम पर पहुंच गई जब दोनों अपने अपने परिवारों से बिछड़कर अकेली रह गई थीं। उन्हें किसी तरह अनाथालय पहुंचाया गया। सौभाग्य से उस अनाथालय की अधीक्षक एक महिला थीं, जो पैसों की हेरा फेरी तो कर लेती थीं, पर बच्चियों का बड़ा ध्यान रखती थीं। इसी अनाथालय में अरुणा और करुणा एक साथ आई थीं। हम उम्र थीं, लंबाई भी लगभग एक सी थी, इसलिए वार्डन ने उन्हें अरुणा और करुणा का नाम दिया। अनजाने लोग उन दोनों को बहन होने का भ्रम भी कर लेते थे, जिसको किसी ने भी तोड़ने का प्रयास नहीं किया। दोनों ही पूरे आश्रम में सबसे सुंदर थीं। कद और काठी एक सी होने के बावजूद दोनों में कुछ फर्क भी था। करुणा जहाँ भोली भाली और खुलते हुए गेहुए वर्ण की थी, वहीं अरुणा चंचल, कमर तक लंबे बाल और गौर वर्ण की थी। भीड़ में भी अचानक अरुणा पर ही निगाह टिकती थी। अभी बच्ची होने के नाते दोनों अपनी शारीरिक विशेषताओं से अनभिज्ञ थीं। हम दोनों को अपने लड़की होने का एहसास तब हुआ जब इन्हें पढ़ाने के लिए एक टीचर नियुक्त हुआ। वो पढ़ाता तो बहुत अच्छा था, पर कुछ ही दिनों में उसके सींग निकलने शुरू हो गए। वो किसी न किसी बहाने इन लड़कियों को छूने का प्रयास करता था। पहले तो बच्चियों को समझ नहीं आया, परंतु कुछ अंतराल के बाद जब टीचर बोल्ड होने लगा तो सहज स्त्री बुद्धि से वो असहज होने लगी। उन्होंने टीचर के इस डर्टी टच के बारे में वार्डन से बताया। वार्डन ने तत्काल ही उस टीचर को हटाकर महिला टीचर की व्यवस्था की। इसके साथ ही उसने उन दोनों लड़कियों पर विशेष ध्यान देना भी शुरू किया। दोनों का 8वीं क्लास में स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वहाँ बालिकाओं के लिए नृत्य शिक्षा अनिवार्य थी। अरुणा और करुणा दोनों ही जल में मछली की तरह नृत्य कला में रम गईं। करुणा में जहाँ अधिक भाव थे, वहीं अरुणा के चेहरे पर भाव के साथ शारीरिक लय और सुंदर स्वर भी था। अरुणा में ज़्यादा होशियारी और दुनियादारी थी। अब वो अपनी खूबी और कमियों को अच्छी तरह पहचानती थी। आगे चलकर इन खूबियों को अपनी प्रगति में उपयोग करना भी सीखने वाली थी। वहीं करुणा भोली थी और बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं थी। सामान्य शिक्षण कक्षाओं के बाद इन दोनों लड़कियों को नृत्य के विशेष प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया। विशेष प्रशिक्षण के लिए इन्हें स्कूल में एक पीरियड अतिरिक्त रुकना होता था। वार्डन ने दोनों को इस शर्त पर नृत्य सीखने की अनुमति दी कि इसका इन दोनों की सामान्य शिक्षा पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मछली को जल में तैरने के लिए अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता, वैसे ही इन लोगों के लिए नृत्य सामान्य शिक्षा में बाधक नहीं हुआ। लड़कियां किशोरावस्था तक तो नृत्य और संगीत में अधिक रुचि लेती हैं, परंतु आगे चलकर इन विधाओं को करियर नहीं बना पाती, क्योंकि गर्ल्स स्कूल्स में भी नृत्य और संगीत के लिए पुरुष प्रशिक्षक ही मिल पाते हैं। यही विडंबना इन दोनों कन्याओं के स्कूल में थी। यहाँ नृत्य प्रशिक्षक पुरुष ही था और उसके सींग निकले हुए थे। वो नई छात्राओं को मुद्रा समझाने के बहाने अश्लील ढंग से छूता रहता। उसकी इस हरकत से 1 साल के अंदर ही काफ़ी छात्राएं नृत्य प्रशिक्षण से विरत हो गईं। वही छात्राएं बचतीं जो किन्हीं कारणों से उसकी हरकत बर्दाश्त कर सकती थीं। यहीं से अरुणा और करुणा के स्वभाव की भिन्नता प्रकट होने लगी थी। इस डर्टी टच के कारण
करुणा जहां अपने अध्ययन में व्यवधान का बहाना लेकर नृत्य की कक्षा से हट गई, वहीं अरुणा प्रशिक्षण लेती रही। अरुणा का तर्क था कि यदि टीचर मुझे छूकर खुश होता है तो मेरा क्या ले लेता है। मुझे नृत्य में ही करियर बनाना है तो बर्दाश्त तो करना ही होगा। वो नृत्य सीखती रही, टीचर के अनधिकार स्पर्श को अधिक महत्व नहीं दिया। नतीजा, वो नृत्य प्रतियोगिता में जिले में प्रथम आई। उसे नृत्य की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति भी मिल गई। स्कूल और अनाथालय के साथ ही अनाथालय की अधीक्षिका का भी नाम हुआ। करुणा विज्ञान विषयों को लेकर आगे पढ़ती गई। विज्ञान संकाय में भी पुरुष टीचरों का बाहुल्य था। प्रैक्टिकल परीक्षाओं में नंबर उन्हीं की संतुति से मिलते थे। वहाँ भी करुणा को वही मुसीबत झेलनी पड़ी, मगर उसने नंबरों की वजह से समझौता नहीं किया। इस वजह से उसे प्रैक्टिकल्स में सामान्य अंक ही मिलते, परंतु प्रैक्टिकल में सामान्य नंबरों के बाद भी उसकी फर्स्ट क्लास कोई रोक नहीं पाया। उसने छात्राओं की परेशानी समझी और विज्ञान की अध्यापिका बनना निश्चित कर लिया। अरुणा नृत्य विधा में ही निरंतर प्रगति करती रही। नृत्य में शारीरिक लय तथा भंगिमाओं के साथ यदि शारीरिक सुंदरता भी हो तो वो कलाकार जल्दी ही उभर कर ऊपर आ जाता है। अरुणा में ईश्वर की दी ये सभी विशेषताएं थीं। कुशल मार्गदर्शन पाकर अच्छी नृत्यांगना के रूप में वो जाने लगी। नृत्य संस्थान को अरुणा के नाम पर कार्यक्रम मिलना शुरू हो गए, जिससे संस्थान के साथ अरुणा को भी वित्तीय लाभ होने लगा। परंतु हर सफलता का एक मूल्य होता है। अरुणा को वो मूल्य तो चुकाना ही पड़ा था। धीरे धीरे अरुणा उस मुकाम पर पहुंच गई जहां उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। अब कार्यक्रम के प्रस्ताव सीधे उसके पास आने लगे थे। अरुणा स्वयं ही अपने सह कलाकारों का चयन करती और उन्हें अपनी आय से हिस्सा भी दे देती थी। उसकी अपनी ललित डांस ट्रूप के नाम से एक नृत्य टोली भी बन गई थी। अरुणा अब सफल और आत्मनिर्भर तो हो गई थी, फिर भी उसके नारीत्व को एक लता की भांति एक वृक्ष के सहारे की अपेक्षा हर दम बनी रहती है। नदी एक किनारे के सहारे कभी अपने गंतव्य सागर को नहीं पा सकती। जीवन साथी के बगैर स्त्री और पुरुष दोनों ही अधूरे रहते हैं। एक दिन उसके ट्रूप के नृत्य कार्यक्रम को शहर के बड़े बिजनेस हाउस द्वारा प्रायोजित किया गया। वो कार्यक्रम नए युवा सीईओ के स्वागत हेतु आयोजित किया गया था। नए सीईओ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के शुरुआत में ही डांस ट्रूप के सदस्यों का परिचय मुख्य अतिथि से कराया गया। जब मुख्य अतिथि अरुणा के सामने पहुंचा तो एकाएक दोनों स्तब्ध हो गए। मुख्य अतिथि करुणा के रूप, वेशभूषा, देह यष्टि, जिसे नृत्य की ड्रेस ने और भी निखार दिया था, को देखता ही रह गया। वहीं अरुणा उस नवयुवक अधिकारी को निर्निमेष ताकती रह गई। सच में प्रथम दृष्टि प्रेम, लव एट फर्स्ट साइट, शरीर की रासायनिक क्रिया ही है जिससे दो अनजाने लोग पहली ही नज़र में एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं। वैसा ही कुछ प्रथम दृष्टि में अरुणा एवं मुख्य अतिथि के बीच घटित हुआ। अरुणा का नृत्य प्रारंभ हुआ। अरुणा ने आज लीन होकर नृत्य किया। वो नृत्य में ही समाधिस्थ हो गई। नृत्य समाधि में उसके मन में मात्र युवा मुख्य अतिथि का चेहरा ही घूम रहा था। वो कब तक नाची उसे कुछ पता नहीं चला। नृत्य के अंत में जब उसने अभिवादन किया तब तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी तंद्रा टूटी। उसके चेहरे पर श्रम बिंदु झलक रहे थे। आंखों में उन्माद, चेहरे पर संतोष एवं दर्प युक्त मुस्कान थी। उसे भान था कि आज उसने सबका दिल जीत लिया है। इस समय वो साक्षात अप्सरा लग रही थी। वहीं युवा मुख्य अतिथि अरुणा के रूप, श्रृंगार, कला के अतिरेक से मंत्र कीलित सा बैठा रहा। जब उद्घोषक ने अरुणा को सम्मानित करने हेतु मुख्य अतिथि का आवाहन किया तब वो एकदम चौंक आपे में लौटा। दिल की व्यग्रता को शांत करता हुआ वो सधे कदमों से मंच पर पहुंचा। बुके देते हुए अरुणा के हाथ जाने अनजाने मुख्य अतिथि नरेंद्र से छू गए थे। दोनों को लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। दोनों के हाथ से बुके छूट गया, पर वे एक दूसरे को देखते रहे। सहयोगियों ने बुके उठाकर दिया
और सम्मान समारोह समाप्त हुआ। अरुणा के ट्रूप के लोगों के लिए अरुणा का अभिभूत होना, पाने की ललक दिखना कोई नई बात नहीं थी, परंतु आज उन्होंने अरुणा में भी परिवर्तन देखा। इस बात का उन्हें समुचित अनुभव था। वो समझ गए कि ट्रूप अब कुछ दिनों का ही मेहमान रह गया है। उन्हें अपनी जीविका के लिए कुछ और देखना होगा। ट्रूप के कयास एकदम सही निकले। 15 दिन के अंदर अरुणा को अरुणा नरेंद्र बनाकर माया नगरी मुंबई ले गया और अरुणा के निर्देशन में एक नृत्यम नाम की संस्था का गठन कर दिया। अरुणा के मुंबई शिफ्ट हो जाने के बाद से करुणा का उससे कोई संपर्क नहीं रह गया। अचानक आज के पत्र ने अरुणा के साथ उसके बचपन की यादें भी ताज़ा कर दी थीं। अरुणा की स्मृतियों की श्रृंखला गालों पर गीले हाथों के मधुर स्पर्श से टूटी। उसका पति नहाकर आ गया था। उसे चुपचाप खोया हुआ बैठा देख उसने प्यार से उसे अपनी ओर उन्मुख किया। मैं कपड़े बदलता हूँ, तब तक यदि चाय तैयार हो जाए तो चाय बालकनी में ही पी जाए। करुणा हमेशा पति के नहाकर निकलने तक चाय तैयार कर चुकी होती थी, पर आज अतीत की छाया में वो कुछ ज्यादा ही रम गई थी। वो इस अपराध बोध के साथ जल्दी से किचन में चली गई। करुणा जब तक चाय लेकर आए तब तक अर्जुन बालकनी में बैठकर इंतजार कर रहा था। हल्की सी बारिश का एक झोंका जिस तेजी से आया उसी तेजी के साथ चला भी गया, जिससे उमस खत्म हो गई थी। ठंडी हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू मिल चुकी थी। इस खुशबू से अर्जुन ने मन में सोचा कि यदि इस समय चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी हो तो मौसम का पूरा आनंद आ जाए। करुणा ने टेबल पर ट्रे पूरी तौर से रखी भी नहीं थी कि अर्जुन को ताज़ी गर्म पकौड़ियों की खुशबू आ गई। वो प्रसन्न होते हुए बोला, अरे वो यदि इस समय मैंने कुछ और भी मांगा होता तो वो भी मिल गया होता। मैं सोच ही रहा था कि ये चाय पकौड़ियों का ही मौसम है। और फिर एक पकौड़ी मुंह में रखता हुआ बोला, तुम महिलाएं पुरुषों के दिल की बात कैसे समझ लेती हो? करुणा कुछ विनोद भरे व्यंग्य के साथ बोली, श्रीमान जी, मैं तो सिर्फ आपके ही दिल की बात समझ पाती हूँ, पर लगता है कि आपको कई अन्य महिलाओं का भी अनुभव है। दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने बताया, माँ का फोन आया था। पिताजी कुछ अस्वस्थ हैं, सोचता हूँ उन्हें देखाऊं। देखी क्यों, उन्हें यहाँ लिवा लाओ, इलाज भी अच्छी तरह हो जाएगा, माँ को भी कुछ आराम मिल जाएगा। जगह बदलने से मन भी तो बदल जाता है ना, करुणा ने कहा। अर्जुन को करुणा का अपने माता पिता के प्रति ये सेवा भाव बहुत भाता था। वहीं करुणा सारी जिंदगी माँ बाप के प्यार को तरसती रही थी। अपने सास ससुर की सेवा करने में उसे संतोष मिलता था, जिसके लिए वो जीवन भर तृषित रही। अर्जुन रात की गाड़ी से ही निकल गया। शाम को लगी बारिश की झड़ी रात में और तेज हो उठी। घर में अकेले होने पर करुणा को ठीक से नींद नहीं आती। खाना वो अर्जुन के साथ ही खा चुकी थी। उसने आराम से बैठ के अरुणा का पत्र खोला और उसे पढ़ने की सोची। पढ़ते पढ़ते नींद भी आ जाती है। वो दरवाज़ा बंद कर सीधे फूलदान के पास पहुंची और पत्र उठाया ही था कि धड़ की आवाज़ के साथ खिड़की का पल्ला खुल गया और तेज़ हवा का झोंका पानी की बौछार के साथ अंदर आया। पर्दे उड़ने लगे। खिड़की के पास रखा टेबल लैंप गिर पड़ा। अरुणा के पत्र के पन्ने भी हाथ से छूटकर पूरे कमरे में बिखर गए। उसने दौड़कर खिड़की बंद की, टेबल लैंप को यथास्थान रखा। जब कमरे में एक बार पुनः शांति स्थापित हो गई, तब करुणा का ध्यान अरुणा के पत्र पर गया। उसके हाथ में पत्र का आखिरी पन्ना बचा था। सारे पन्ने बटोरने के पहले उसकी दृष्टि अंतिम संबोधन पर पड़ी। अरुणा ने लिखा था, तुम्हारी अकेली बहन अरुणा। बहन, इस शब्द को पढ़कर एकाएक करुणा के मन में प्यार का एक ज्वार उठा। शुरू से ही अनाथ होने के कारण करुणा रिश्तों के लिए हमेशा तरसती रही। लोगों को अरुणा और करुणा में बहनों को भ्रम होने पर करुणा तो खुश होती, परंतु अरुणा को अच्छा नहीं लगता। करुणा की बहन होने में वो हीनता महसूस करती। करुणा का रूप रंग कम होने के कारण अरुणा को उसका बहन बनना नापसंद था। यही कारण था कि आज अरुणा द्वारा उसे बहन का संबोधन उसे अंदर तक भिगो गया। उसकी आंखों में स्नेह के आंसू आ गए। थोड़ी देर वो आंख बंद किए बैठी रही। फिर हौले से प्रकृतिस्थ होते हुए उसने पत्र के आखिरी हिस्से पर नज़र डाली और तभी जोर से बिजली कड़की और लाइट चली गई। परंतु
परंतु तब तक पत्र का जो अंश करुणा ने पढ़ा उससे उस पर भी वज्रपात हुआ। पत्र की अंतिम पंक्तियां थीं, प्यारी करुणा, जब तक तुम्हें यह पत्र मिलेगा तुम्हारी बहन इस दुनिया से सिधार चुकी होगी। हंसनी अपने हंस से मिलने जा चुकी होगी। मुझे माफ़ करना, हंसनी अपने हंस से मिलने जा चुकी होगी। पत्र की अंतिम पंक्तियां कितनी त्रासदियां बता गईं। अरुणा का पति नहीं रहा और अब अरुणा भी प्रयाण की तैयारी कर रही है। वैधव्य के दुख से आत्महत्या करे, ऐसी कमज़ोर भी नहीं थी अरुणा। दुख सचमुच असह्य हो गया होगा, तभी अरुणा ने ये रास्ता अपनाया। करुणा ने मोबाइल के फ्लैश की रोशनी से पत्र में दिए मोबाइल पर रिंग किया। 2-3 रिंग का कोई जवाब नहीं आया। करुणा चिंतित हो उठी। घर में क्या अरुणा ने अकेले ही? नहीं, भगवान न करे ऐसा हो। सोचकर एक बार फिर मोबाइल मिलाया। घंटी बजती रही। करुणा फोन बंद करने ही वाली थी कि दूसरी तरफ फोन उठ गया। करुणा के मन में आशा का संचार हुआ। हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से एक गंभीर मर्दानी आवाज आई। करुणा ने एक सांस में ही अपना परिचय दे दिया। दूसरी तरफ से अशुभ समाचार ना मिले, करुणा यही प्रार्थना कर रही थी। अच्छा, तो आप करुणा जी बोल रही हैं? वही गंभीर मर्दानी आवाज आई। हाँ, मैं अरुणा की सहेली करुणा हूँ। अरुणा कैसी है? करुणा के स्वर में चिंता और आतुरता थी, जिसे कि दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने भी अनुभव किया। सूचना अच्छी नहीं है करुणा जी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर देसाई बोल रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? करुणा खड़ी नहीं रह पाई, धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। लंबी सांस लेकर उसने सोचा, अनहोनी तो घट चुकी है। उधर इंस्पेक्टर देसाई धम्म की हल्की आवाज के साथ करुणा के एकाएक चुप हो जाने से चिंतित हो गया। वो जल्दी से बोला, करुणा जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप अपनी पूरी बात करिए। करुणा जी, आपका एड्रेस हमें अरुणा जी की डायरी से मिला। हम लोग आपको कांटेक्ट करने की सोच ही रहे थे। ये सब छोड़िए, ये बताइए अरुणा कुशल से तो है, और आप लोग उसके घर में क्या कर रहे हैं? अरुणा का पति कहाँ है? करुणा ने टोकते हुए एक साथ कई प्रश्न ताक दिए। वो अरुणा की कुशलता जल्दी से जल्दी जान लेना चाहती थी। इंस्पेक्टर की आवाज़ की नरमी गायब हो गई। वो बड़े ही पेशेवर अंदाज में बोला, ठीक है, सुनिए, अरुणा जी ने आत्महत्या कर ली है। उसी छानबीन में हमें आपका एड्रेस मिला। और हाँ, नरेंद्र जी का भी स्वर्गवास हो चुका है। उनकी अंत्येष्टि के अभी 15 दिन ही हुए हैं। नरेंद्र जी ने महामारी पीड़ितों की सेवा में बड़ा योगदान किया था। इस कारण थोड़े ही दिन में वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। लगता है अरुणा जी ने पति वियोग के सदमे में आत्महत्या कर ली है। हालांकि हम लोगों को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। फिर एकाएक सोचता हुआ बोला, पर आपने इतनी रात में कैसे फ़ोन किया? करुणा को कुछ ऐसी ही भयानक त्रासदी का अंदाज़ा था। मुझे आज शाम को ही अरुणा का पत्र मिला, जिसमें वो बहुत निराश लग रही थी। घर के काम की वजह से मैंने बिल्कुल अभी पत्र देखा है और अरुणा से संपर्क करने का प्रयास किया। इंस्पेक्टर बोला, करुणा जी, आप ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जो अरुणा जी को नज़दीक से जानती हैं। आपको लिखे गए पत्र से अरुणा जी की मानसिक दशा की जानकारी भी मिलती है, जिससे यह सिद्ध हो सकता है कि अरुणा ने आत्महत्या की है। मैं वो पत्र अभी पूरी तरह से पढ़ नहीं पाई हूँ, परंतु पत्र के अंतिम अंश से आभास होता है कि अरुणा ने आत्महत्या ही की है। करुणा ने बताया, क्या आप अपनी मित्र या बहन, जो भी रिश्ता आपका मृतका से रहा हो, कि अंतिम सहायता हेतु तत्काल यहाँ आ सकती हैं? आपके बयान से हम इस घटना को आत्महत्या सिद्ध कर सकते हैं और आगे की लंबी विवेचना से बच सकते हैं। फिर कुछ सकुचाते हुए, यहाँ कुछ दिनों से अरुणा जी के बारे में अजीब अफवाहें फैल रही हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा मानना है कि उनकी मृत्यु में उनके अतीत की कुछ कहानी अवश्य है, जो सार्वजनिक होने से इस दंपति और खासकर अरुणा की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने कहा, करुणा अरुणा के स्वभाव से परिचित थी। उसका उन्मुक्त व्यवहार कभी कभी गलतफहमियां उत्पन्न कर देता था। ये बात और है कि इन सब से अरुणा का कुछ भला अवश्य हो जाता था। अरुणा तत्काल ही जाने को तत्पर हो गई। आने को मैं प्लेन से 1 घंटे में पहुंच सकती हूँ, पर इतने कम समय में टिकट कैसे मिल सकता है? इंस्पेक्टर बोला, इसकी आप चिंता न करें, मैं प्रशासनिक चैनल से आपका टिकट कंफर्म करा देता हूँ। चेक इन डेस्क पर आपको टिकट प्राप्त हो जाएगा, मगर इसके लिए आपको 1 घंटे के अंदर ही एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। आप यदि इतनी जल्दी चल सकती हो तो मैं प्रशासनिक चैनल टैप करूं?
करुणा ने तत्काल हामी भर दी और तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में मोबाइल फिर बज उठा। उधर से इंस्पेक्टर ने बताया कि करुणा का टिकट बुक हो गया है और 15 मिनट में पुलिस वैन उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। करुणा को एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने भी सहायता की। वो प्लेन पर बोर्ड करने वाली आखिरी यात्री थी। थोड़ी ही देर में प्लेन ने उड़ान भरी। करुणा सोच रही थी कि कभी कभी पुलिस भी कितनी सहायक हो सकती है। एक साधारण महिला की मृत्यु पर उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर जैसी व्यवस्था कर दी। फिर उसे याद आया कि अरुणा एक साधारण महिला नहीं थी, वो एक सेलिब्रिटी थी। अरुणा की याद आते ही करुणा की आंखें एक बार फिर से नम हो गईं। उसने आंसू पोंछकर पर्स से अरुणा का अधूरा पत्र निकालकर पढ़ना शुरू किया। अरुणा ने लिखा था, करुणा, तुम मेरी नृत्य संस्था नृत्यम से तो परिचित होगी ही, जो हमने मुंबई में जाकर बनाई थी। संस्था हर 2 महीने में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करती और बाकी दिनों में अन्य प्रायोजित कार्यक्रम करती। नरेंद्र के सहयोग और उसकी कॉरपोरेट अप्रोच से नृत्यम संस्था बहुत ही जल्दी विख्यात हो गई। संस्था ने ट्रूप को फायदे में साझेदारी न देकर निश्चित वेतन पर हर साल के अनुबंध पर रख लिया। अब हमारे ट्रूप के सदस्य नृत्यम संस्था के वेतनभोगी कर्मचारी हो चुके थे। संभवतः मैं और नरेंद्र एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी थे। हम दोनों का नाम अभिजात्य समाज में हमेशा चर्चा में रहता। एक नववर्ष संध्या पार्टी में हमारा जोड़ा सबसे आकर्षक जोड़ा चुना गया। इन शॉर्ट, करुणा मैं 7वें आसमान पर थी। सुना था कि 7वें से ऊंची कोई जगह नहीं होती है, इसलिए नीचे आना तो लाजमी था ही। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। नरेंद्र अपने काम में व्यस्त रहते, मैं अपने कार्यक्रमों में। तमाम रिहर्सल और तैयारी में समय लगाने के बाद भी कुछ समय मेरे पास बच जाता था। बच्चों का विचार हम लोगों ने कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर रखा था। सोचा तब तक जिंदगी पूरी तरह से जी ली जाए। और करुणा, यही मुझसे गलती हो गई। खाली समय के लिए मैंने किटी ज्वाइन कर ली। सभी महिलाएं एक विशिष्ट वर्ग की थीं, सो किटी का अमाउंट भी वैसा ही विशेष था। 20 महिलाओं की किटी ज्वाइन करते ही मेरी किटी निकल आई। सबने कहा, अरुणा के सितारे आसमान को छू रहे हैं। मेरे पास तो ज़्यादा समय नहीं बचता था, परंतु जो मात्र हाउसवाइफ थीं उनका समय काटे नहीं कटता था। सुना था वो एकाधिक किटी पार्टी की सदस्य थीं। जब करने को कुछ नहीं होता तो दिमाग में फितूर छाने लगता है। मैंने पाया कि ये महिलाएं किटी पार्टी में अश्लील द्विअर्थी संवाद व चुटकुलों में बहुत आनंद लेती थीं। गुजरते समय के साथ मैंने पाया कि वे महिलाएं अपनी अंतरंग बातें व अनुभव भी पार्टी में शेयर करती थीं। मैं इस चर्चा में सक्रिय सहयोग तो नहीं करती, हाँ मुझे मज़ा अवश्य आने लगा था। ऐसे ही एक किटी में जब मैं पहुंची तो किसी पुरुष मित्र के बारे में चर्चा हो रही थी। बातों में पता चला कि मुझे छोड़कर सभी सदस्य उस पुरुष विशेष से भली भांति परिचित थीं। उसके बारे में बताया जा रहा था कि देखने में बुद्धू लगने वाला वो साधारण सा पुरुष बेडरूम में एकाएक बहुत आकर्षक हो जाता है। उसकी आंखों का एनिमल लुक महिलाओं को झकझोर देता है। वाकई ही इज़ वर्थ अ ट्राई, वंस एट लीस्ट। मैं इसे अनसुना करने का प्रयास तो कर रही थी, पर जाने कैसी चाहत प्यास सी मेरे अंदर जागृत होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि मैं नरेंद्र से संतुष्ट नहीं थी, फिर भी मन में तूफान सा मचने लगा। मैं पार्टी छोड़कर चली आई। इस तूफान के साथ अकेले घर पर रहना मुश्किल था, तो सीधे नरेंद्र के ऑफिस गई। नरेंद्र भी अधिक व्यस्त नहीं था, इसलिए दोनों ने बाहर ही खाना खाया और पिक्चर देखने के बाद शाम को ही घर लौटे। नरेंद्र ने भी मेरी बेचैनी महसूस की। उसे लगा कि आज मैं उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रही थी। ऐसी समर्पण की भावना उसने मुझ में पहले कभी नहीं देखी। उसे इसका भान नहीं हो पाया कि फूल की सुरभि बगिया से बाहर निकलने को तड़प रही थी। इसके 2-3 दिन बाद तक मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। रिहर्सल के समय उसकी ट्रूप से भी उसकी यह व्याकुलता छिप न सकी। ट्रूप के वयोवृद्ध सितार वादक, जो मुझे बेटी के समान स्नेह करते थे, ने पूछ ही लिया, बेटी तुम आज असाधारण रूप से व्यग्र लग रही हो, क्या बात है? आज काम में भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, बात बात में चिड़चिड़ा उठती हो, परिवार में सब ठीक तो है? मुझे लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं बचाव सा करती हुई बोली, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र बहुत भले हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी न जाने क्यों मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है। सितार वादक बाबा बोले,
तुम कलाकार हो। नित्य वही पुराने रिहर्सल और नित्य वही नृत्य नाटिकाएं। तुम्हारा मन ऊब गया है, कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करती? मैं चौंक उठी। बाबा ने कितनी सही बात बोली। मेरा मन वाकई एक ही रूटीन से भर गया है। कुछ नया ट्राई करना ही चाहिए। मेरे तन मन में उत्तेजना फैल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी तरह अपने को काबू कर मैंने पूछा, नया ट्राई करने का मतलब मुझे क्या करना चाहिए? कहीं बाहर घुमाओ या ऐसा कुछ करो जो अभी तक ना किया हो। मन स्वार्थी होता है, वो हर बात का निष्कर्ष अपने हिसाब से ही निकालता है और इसीलिए कभी कभी स्वच्छंद हो उठता है। बाबा का मतलब नृत्य विधा के नए प्रयोग से था, वहीं मैंने उसे अपने मन से इसका अर्थ एक्स्ट्रा मैरिटल अनुभव की स्वीकारोक्ति के रूप में लिया। इस छोटे से शब्द नया ट्राई करो ने मेरी सारी वर्जनाएं, शील और संकोच को तोड़ डाला। मैं कुछ निश्चय करके वहाँ से सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में आ गई और कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर एक निश्चित नंबर मिलाया। सरकारी दफ्तर के एक कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने अपने मोबाइल का ट्रू कॉलर ऑन किया। डायल करने वाले का नाम अरुणा नरेंद्र नृत्यम देखकर मुस्कुराया। उसे इस फोन के आने की उम्मीद थी। उस किटी ग्रुप में वही अकेली महिला थी जो अभी तक उससे परिचित नहीं हुई थी। कुछ देर बाद अरुणा प्रसन्न मुद्रा में रिहर्सल रूम में आकर बोली, बाबा अगले हफ्ते एक कॉन्सर्ट करना है जिससे सारी आय मुख्यमंत्री कोष में निर्धन लोगों के हित में दान की जाएगी। सभी लोग पूरी तत्परता से तैयारी शुरू कर दीजिए। कॉन्सर्ट हुआ और बहुत सफल रहा। मुख्यमंत्री को थैली भी भेंट की गई। कहने को कलाकारों ने इस कॉन्सर्ट के लिए निःशुल्क कार्य किया था, परंतु ऐसी शायद ही कोई संस्था हो जो सत्कार्यों में भी अपनी चोंच गीली न करती हो। ऐसी ही काली कमाई आयोजकों और पहुंच वाले लोगों में बंटने के बाद उस प्रशासनिक अधिकारी को नृत्यम संस्था का हिस्सा अरुणा को पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया। प्रशासनिक अधिकारी जानता था कि मात्र इसी कार्य के लिए कॉन्सर्ट आयोजित हुआ था, सो वो एक सुंदर ब्रीफकेस में पैसा भरकर दोपहर में अरुणा के आवास पर पहुंचा। अरुणा पहले से ही तैयार थी। उसने स्वयं बाहर निकलकर अधिकारी का स्वागत किया। आपका हिस्सा लेकर आया हूँ, कृपया स्वीकार करने की कृपा करें, कहकर वो नजरें नीचे किए ही मुस्कुराया। अरुणा उसे अंदर ले गई, अपने हाथ से ठंडा पिलाया। पैसे सुरक्षित जगह रखकर उसने अधिकारी का ब्रीफकेस वापस कर दिया। अरुणा ने देखा ब्रीफकेस पर सोने के अक्षरों से अधिकारी का नाम लिखा था। अरुणा ने कहा, यह ब्रीफकेस भी बहुत महंगा होगा। ये पीस स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया गया लगता है। अरुणा ने महसूस किया कि बात करते समय उसकी सांस फूल रही थी। उसके इस परिवर्तन को उस अधिकारी ने भी नोटिस किया। मैडम, ये सब कुछ आप लोगों की कृपा से ही संभव है, वरना हम लोगों की सैलरी तो काफ़ी कम होती है। वो आंख झुकाए ही मुस्कुराया और ब्रीफकेस लेकर जाने को तत्पर हुआ। अरुणा उसे जाता देखकर बोली, कोई और काम बाकी तो नहीं रह गया? अब तक उसकी आवाज़ बुरी तरह कांपने लगी थी। अधिकारी रुक गया था और पलटकर ब्रीफकेस टेबल पर रखा। पहली बार उसने आंखें उठाकर अरुणा को देखा। अरुणा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से पाशविकता झांक रही थी। होठ मुस्कुराहट में खुले थे, पर अंदाज गुर्राने जैसा था। अरुणा के घुटने कमजोर हो गए। वो केवल उसे देखती रही। उसने आगे बढ़कर अरुणा को कंधे से पकड़ कमरे में धकेलते हुए कहा, हाँ, असली काम तो अभी बाकी ही है। साइड से नरेंद्र जल्दी फुर्सत पा गया। सोचा घर चलकर पत्नी के साथ ही खाना खाया जाए। उसने ड्राइवर को घर चलने को बोला। घर के बरामदे में ही उसने एक ब्रीफकेस रखा देखा जिसमें सोने के अक्षरों में नाम लिखा था। नरेंद्र चौंक उठा। वो जान गया कि ब्रीफकेस का स्वामी कौन है और वो इस समय बंद कमरे में उसकी पत्नी के साथ है। नरेंद्र अपना कोट वहीं पड़ी कुर्सी पर टांग कर चुपचाप वापस ऑफिस लौट गया। बाहर से वो शांत था, पर अंदर से उसमें ज्वालामुखी फट चुका था, जिसका लावा निकलकर उसे जला ही रहा था। आगे कितनों को ताप पहुंचाएगा उसे खुद नहीं मालूम। अरुणा तृप्त होकर लगभग मदहोशी की हालत में उस अधिकारी के साथ बाहर निकली और बाय कहने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसका सारा शरीर जमकर पत्थर हो गया।
बरामदे की कुर्सी पर नरेंद्र का कोट लटक रहा था। वो खड़ी नहीं रह सकी, वहीं कुर्सी पर बैठ गई। शरीर की उत्तेजना गायब हो गई। पश्चाताप ने अरुणा के दिल और दिमाग को अमावस्या के ज्वार की भांति डुबो दिया। उसका दम घुटने लगा। नरेंद्र ऐसे पति के साथ धोखा? मन तो चंचल होता है, उसे विवेक की डोर से बांध कर रखना चाहिए, वरना वो उच्छृंखल हो जाता है। अनैतिक मनमानी के बाद कभी कभी अपमान, पश्चाताप, तिरस्कार और धिक्कार ही हाथ लगता है। आत्मीय जन द्वारा तिरस्कार और भी विचलित करता है। वो चुपचाप उठकर सीधे बाथरूम गई। गर्म पानी से मल मल कर उसने अपने आप को साफ किया, जैसे तन मन का सारा कलुष धो डालना चाहती हो। कौन समझाए उसे? कलुषित तो केवल मन होता है, और मन स्नान करने से स्वच्छ नहीं होता। उसे पश्चाताप की अग्नि में जलना ही पड़ता है। अरुणा की अब यही स्थिति थी। नरेंद्र ऑफिस से आधी रात के बाद लौटा। वो देर रात तक ऑफिस में ही बैठा रहा। अरुणा के लगातार बजते फोन को नहीं उठाया। अरुणा इसी पल से भयभीत थी। इस विचार से ही कांप उठी थी कि वो नरेंद्र की आंखों का सामना कैसे करेगी। वो गुस्सा करेगा, चीखे चिल्लाएगा, संभवतः हाथ भी उठा बैठे, और तब ऐसे में उसका क्या व्यवहार होना चाहिए। परंतु जब नरेंद्र लौटा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका चेहरा विषाद से बुझा था, क्रोध का नाम भी नहीं था। वो चुपचाप चेंज करके गेस्ट रूम में सोने चला गया। अरुणा उसके गुस्से में मिलने का इंतजार करती ही रही। उस समय तो उसको कुछ राहत मिली कि शायद सुबह तक नरेंद्र उसे माफ कर दे। आखिरकार अभी तक वह उससे कितना प्यार करती थी। क्या उसकी इन अच्छाइयों के एवज में उसकी एक भूल क्षमा योग्य नहीं है? फिर उसके दिल ने ही कहा कि ये भूल वाकई अक्षम्य है। सुबह हुई। अरुणा नाश्ते की मेज पर इंतजार करती रही, पर नरेंद्र गेस्ट रूम से पूरी तरह तैयार होकर निकला और बगैर कुछ कहे घर से चला गया। उसने अरुणा की तरफ देखा भी नहीं। अरुणा के लिए उसका न बोलना ही पहाड़ लग रहा था, पर यह तिरस्कार उसे इतना अपमानित कर गया कि उसका अहम तक आहत हो गया। उससे भी नाश्ता नहीं किया गया। वो नारी सुलभ आदत के अनुसार शीशे के सामने जा खड़ी हुई। उसे अपने पीछे नरेंद्र का मुस्कुराता चेहरा दिखा। अरुणा भी बरबस मुस्कुराने को थी कि उसके और नरेंद्र के बीच एक काली छाया प्रकट हो गई। छाया के आते ही दर्पण में नरेंद्र की मुस्कान गायब हो गई। चेहरा काला हो गया, छाया लंबी होती गई और नरेंद्र दूर, बहुत दूर चला गया। उसने चिल्लाकर नरेंद्र को रोकना चाहा, पर छाया ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो तड़फड़ा गई, पर कुछ न कर सकी और वहीं आंख बंद कर जमीन पर बैठ गई। नरेंद्र रात को फिर देर से लौटा और सीधे अपने कमरे में चला गया। दिन भर उसने अरुणा का फ़ोन नहीं उठाया। अरुणा ने बाहर निकलकर पीसीओ से फ़ोन किया। नरेंद्र ने उठाया, पर उसकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट दिया। इसके बाद नरेंद्र का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। अरुणा उस रात भी नहीं खा सकी, मात्र पानी पीकर लेट गई। सोई कि नहीं उसे स्वयं पता नहीं। सुबह होते ही वो नरेंद्र के दरवाजे के सामने कुर्सी डालकर बैठ गई। सोचा आज नरेंद्र से सीधे बात करेगी, माफ़ी मांगेगी और किसी न किसी तरह उसे मना लेगी। पर नरेंद्र कमरे से निकल उसे अनदेखा कर जाने लगा तो अरुणा ने उसके सामने खड़े होकर बात करने की कोशिश की। नरेंद्र उसको भी अनसुना करके जाने लगा। तब अरुणा ने ज़बरदस्ती उसे पकड़कर कहा, नरेंद्र तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं? यदि मुझसे गलती हुई है तो मुझे डांटो, चाहो तो मार भी लो, पर प्लीज़ इस तरह चुप मत रहो। नरेंद्र कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ बुझी सी निगाहों से अरुणा को देखता रहा। नरेंद्र की आंखों में न क्रोध था न नफरत, मात्र विषाद था। विषाद की छाया इतनी गहरी थी कि अरुणा स्वयं कांप उठी। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। नरेंद्र बगैर कुछ बोले बाहर चला गया। नरेंद्र की आंखों में इतनी वेदना देख अरुणा का हमेशा प्रसन्न रहने वाला मन कुंभला गया। उसको पहली बार एहसास हुआ कि नरेंद्र के अंदर कहीं कुछ मर सा गया है। उसकी आत्मा खत्म हो गई है। नरेंद्र मात्र शरीर से जीवित है, मात्र चलती फिरती लाश।
अरुणा को मालूम था कि उससे शादी के पहले नरेंद्र की महिला मित्रों का दायरा काफ़ी बड़ा था। कुछ कुछ कैसनोवा जैसी ख्याति थी उसकी। परंतु शादी के बाद वो एक और केवल एक अरुणा और उसकी कला के प्रति ही समर्पित रह गया। उसके चारों तरफ मंडराने वाली तितलियां एकदम अदृश्य हो गईं। मित्र कहते, नरेंद्र, तुम्हारे जैसे सजीले और धनवान युवक का मात्र एक ही स्त्री के पल्लू से बंधे रहना सारी पुरुष जाति के लिए कलंक है। नरेंद्र प्रत्युत्तर में मात्र मुस्कुरा देता। ऐसे पति से विश्वासघात, ये तो वास्तव में क्षम्य नहीं था। इस तथ्य से परिचित होने के बाद भी अरुणा का अपराधी मन तिरस्कार के दंश से विद्रोही उठा। वो अहंकार के साथ उठ खड़ी हुई। उसके मन ने कहा, अरुणा कोई अबला नहीं है जो नरेंद्र के बिना जीवित नहीं रह सकती। वो स्वयं सक्षम है। इन परिस्थितियों में किसी को भी उसे अपमानित करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। रही नरेंद्र के दुख और विषाद की बात, ड्रामा भी तो हो सकती है। इसी आवरण के पीछे नरेंद्र उसे लज्जित, अपमानित कर तोड़ना चाहता हो। मन ने फिर एक बार उसका साथ दिया। नहीं नहीं, कभी नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। संघर्ष की मुद्रा में आते ही अरुणा के आंसू सूख गए। उसने फौरन अपने ट्रूप मैनेजर को फ़ोन मिलाया और बोली, मैनेजर साहब, मैं आज से ठीक 15 दिन के बाद एक नृत्य नाटिका करने जा रही हूँ। शहर का बेस्ट थिएटर बुक कर लीजिए और आज शाम से ही बाबा से बात कर सारी टीम रिहर्सल शुरू कर देगी। हाँ, याद रखिए, ये प्रदर्शन सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए। मैनेजर का उत्तर सुने बिना ही उसने फ़ोन रख दिया। शाम 5 बजे ही वो रिहर्सल के लिए पहुंच गई। पूरी ट्रूप ने अरुणा को रिहर्सल में इतना लीन कभी नहीं पाया था। उसकी लगन से प्रेरित होकर उसकी पूरी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम देने को आकुल दिखी। क्यों न हो, ये नारी के आत्मसम्मान का प्रश्न जो था। नरेंद्र उसे एक साधारण पति के तिरस्कार से टूटी हुई केंचुए के समान स्त्री बनाना चाहता था। वो चाहता है कि अरुणा उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, तो ये उसकी भूल है। अरुणा सिद्ध करना चाहती थी कि वो नरेंद्र के अतिरिक्त भी पहचान रखती है। अतएव सबसे अच्छा थिएटर बुक हुआ था, जिसका किराया लाखों रुपए में था। इसलिए सबसे सस्ते टिकट का मूल्य 10,000 रुपये से प्रारंभ होता था और 50,000 रुपये तक जाता था। सबसे आगे की सीट केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही आरक्षित थी। इनके लिए पास व निमंत्रण कार्ड निःशुल्क बांटे गए। इनमें से एक नाम नरेंद्र का भी था। कार्यक्रम का दिन आ पहुंचा। सभी पास व निमंत्रण कार्ड्स तो भेजे जा चुके थे, परंतु बुकिंग विंडो से एक भी टिकट नहीं बिका था। प्रतीक्षा और आशा थी कि शो प्रारंभ होने से पहले कम से कम इतने टिकट तो बिक ही जाएंगे कि आयोजन का खर्चा निकल आएगा। आशावान होना एक सद्गुण है। ये आपको कठिन समय में अवसाद से बचाता है। वहीं आशा एक मजबूरी भी है। जब हम कुछ नहीं कर पाते, तब सिर्फ आशावान बने रहना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। आशाएं जब फलीभूत होती हैं तो हम प्रसन्न होते हैं और अपनी मेहनत को सराहते और श्रेय देते हैं। परंतु जब आशाएं फलीभूत नहीं होती, तब हम मात्र दैव को ही दोष देते हैं। आशाओं का विफल होना वास्तव में हमें चिंतन करने और दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता है। प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। कार्यक्रम प्रारंभ करने का समय हो चुका था, परंतु हॉल में एक भी दर्शक नहीं था। पूरा हॉल खाली था। यहाँ तक कि निःशुल्क पास वाले दर्शक भी नहीं आए। ट्रूप के सदस्यों के चेहरों पर चिंता थी। वहीं अरुणा का चेहरा दर्प और आवेश से दीप्त था। वो हारना जानती ही नहीं थी। उसने नृत्य नाटिका को समय से प्रारंभ करने को कहा। उसका तर्क था कि ललित कलाएं मात्र धनोपार्जन हेतु नहीं होती हैं, स्वांतः सुखाय भी होती हैं। बहरहाल कार्यक्रम समय पर प्रारंभ हुआ। कलाकार ने दिल लगाकर कार्य किया। आत्मिक संतोष तो मिला, फिर भी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। जिस आत्मनिर्भरता को वो नरेंद्र को दिखाना चाहती थी, वो पूरी नहीं हुई। हाँ, अरुणा को ये अवश्य पता चल गया था कि उसकी वो गलती, जिसे अभी तक वो अपने घर की चहार दीवारी के अंदर की बात मानती थी, वो जग जाहिर हो चुकी थी।
अभिजात्य वर्ग की एक विशेषता है, वो समस्त अनाचारों में लिप्त रहते हुए भी सामाजिक रूप से साफ सुथरे बना रहना चाहता है। अपनी कीर्ति में उन्हें चंद्रमा का सा दाग स्वीकार नहीं। जो लोग कुछ दिन पहले अरुणा के शो में भीड़ लगाए रहते थे, वो अरुणा से किनारा कर चुके थे। उसने अपने किटी की मित्रों को फ़ोन किया जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पास भेजा था, पर किसी ने भी उसका फ़ोन नहीं उठाया। घर पहुंचकर जब अरुणा के मन का विद्रोह और रोष कम हुआ तो आज के कार्यक्रम की विफलता के परिणाम समझ में आने लगे। ये कार्यक्रम की विफलता ही नहीं थी, इसके आर्थिक दुष्परिणाम भी थे। साज सज्जा, विज्ञापन, महंगे हॉल का खर्चा, ट्रूप का वेतन आदि मिलाकर बहुत बड़ी आर्थिक हानि। अगले शनिवार को अरुणा के ग्रुप की किटी पार्टी होनी थी। सोचा सभी को कार्यक्रम में न आने के उल्हाने के साथ ही विमर्श होगा कि आगे क्या और कैसे किया जाए। उसे अभी भी अपने किटी मित्रों पर बहुत भरोसा था। नियत समय पर वो कार में बैठी। आज वो खुद ड्राइव करने का मन बना चुकी थी। उसने सीट बेल्ट बांधी ही थी कि मोबाइल बज उठा। उसके फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, अरुणा जी, किटी आज ना होकर अगले शनिवार को होगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उधर से फिर आवाज़ आई, किटी पार्टी ने एकमत से निश्चय किया है कि तुम्हें अब किटी में आने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, दूसरी मीट में ही तुम्हारी किटी निकल आई थी। सभी सदस्यों का आग्रह है कि तुम किटी का अमाउंट वापस कर दो। इतना कहकर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। किटी का अमाउंट वापस करना है? उसने हिसाब लगाया। 22 लोगों की एक किटी की कुल राशि लगभग 80 लाख रुपया। अरुणा को पसीना आ गया। हताशा में वो स्टीयरिंग पर सिर रखकर थोड़ी देर बैठी रही। उसका मस्तिष्क सुन्न हो चुका था। अरुणा को जीवन में पहली बार भगवान की याद आई। उसे उस भगवान की याद आई जिसका अस्तित्व उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। उसके जीवन भर की पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा मात्र एक हफ्ते में डूब चुका था। थोड़ी ही देर में अरुणा का मन स्थिर हो गया। अरुणा ने जब से होश संभाला तब से वो संघर्ष ही तो कर रही थी। वापस घर आकर सबसे पहले उसने किटी की राशि वापस भेज दी। कपड़े बदलकर मूड ठीक करने की नियत से वो टीवी खोलकर बैठ गई। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी जिसमें अरुणा की जरा भी रुचि नहीं थी। एकाएक पूरे टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ का कैप्शन आया और एक जानी पहचानी बहुमंजिला इमारत की तस्वीर स्क्रीन पर आने लगी। उद्घोषक ने बताया कि अरबों की मिल्कियत वाली मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ नरेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरुणा सतर्क होकर बैठ गई। दिखाई जा रही बहुमंजिला इमारत नरेंद्र की कंपनी का हेड ऑफिस था। तभी स्क्रीन पर नरेंद्र की शक्ल उभरी। सुंदर और आकर्षक तो वो था ही, इस समय बहुत संयत और गंभीर भी लग रहा था। उसके मुंह के सामने कई टीवी चैनलों के माइक लगे हुए थे। एक ने पूछा, नरेंद्र जी, इतनी बड़ी कंपनी जो आपकी लीडरशिप में काफ़ी प्रगति कर रही थी, उसे आप एकाएक छोड़ देंगे? हाँ, नरेंद्र का संक्षिप्त उत्तर था। दूसरा चैनल, क्या आप इससे भी बड़े पैकेज पर किसी अन्य कंपनी में जा रहे हैं? नहीं, मेरा मन अब इस चमक दमक वाली जिंदगी से भर गया है। अब मैं शांतिपूर्वक परमार्थ सेवा में लगाना चाहता हूँ। अरुणा के लिए सूचना एक बम विस्फोट के समान थी। उसकी अंतरात्मा से पहला प्रश्न उठा कि कहीं वैराग्य का कारण उसकी वो एक भूल थी। उसका मन कचोट उठा, परंतु शीघ्र ही नरेंद्र के इस निर्णय के आर्थिक पक्ष ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी स्वयं की आर्थिक हानि के बाद नरेंद्र की सैलरी भी बंद। अब खर्चा कैसे चलेगा? उसकी बढ़ी हुई ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? क्या उसे एक बार फिर उसी गरीबी का सामना करना पड़ेगा जिससे वो बड़ी मुश्किल से निकल पाई थी? वो धीरे से उठी। मेडिसिन कबर्ड से उसने नींद की 2 गोलियां निकाल के बिना पानी के ही निकलकर चुपचाप बेड पर पड़ गई। हताशा में जब कोई रास्ता ना सूझे तब नींद की गोद में जाना ही कल्याणकारी होता है। नरेंद्र कब घर लौटा, क्या खाया, खाया भी या नहीं खाया, अरुणा को नींद में कुछ भी पता नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। उसका मुंह बुरी तरह से सूख रहा था, सिर दर्द से फटा जा रहा था। किसी तरह से वो उठी, पानी पिया,
तब कहीं थोड़ी सी शांति मिली, मगर तत्काल ही कल रात की चिंता, जिसे नींद की गोलियों ने भुला दिया था, दुगने वेग से वापस आ गई। मन हुआ कि फिर गोली खाकर सो जाए, पर दिल ने कहा सोते रहना कोई निश्चित उपाय तो नहीं। इसलिए वो नए सिरे से हर विकल्प पर विचार करने लगी। परेशानियों का मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय ही आधी परेशानियों को दूर कर देता है। उसका सबसे पहला निर्णय था कि वो ट्रूप का फाइनल भुगतान कर दे। बेकार में उनको लटकाना उचित नहीं है। फिर बेवजह उन्हें रिटेनर मनी क्यों दी जाए। उसने मैनेजर को बुलाकर सबके पेमेंट कर देने को बोला। अरुणा ने मैनेजर को भी बोला कि अब वो मैनेजर को भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए वो अपना भी फाइनल पेमेंट ले ले। सबका पेमेंट करने के बाद ही अरुणा ने चैन की सांस ली। अरुणा के पास अभी भी इतनी जमा पूंजी थी कि उसका जीवन निर्वाह हो सकता था, मगर शायद दुर्भाग्य इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। अगले दिन सुबह काले कोटधारी वकील एक नोटिस दे गया। नोटिस का सारांश था कि नरेंद्र की गारंटी पर एक विला के लिए लिया गया अरुणा द्वारा लोन अब तुरंत ही वापस करना होगा। नरेंद्र के इस्तीफे के बाद सैलरी खत्म होने की वजह से नरेंद्र की गारंटी स्वतः समाप्त हो गई। अरुणा या तो हफ्ते भर में दूसरा गारंटर लाए, वरना लोन वापस करे। दूसरा गारंटर ऐसी परिस्थितियों में कहाँ मिलेगा। अतः अरुणा ने लोन वापस करना तय किया। लोन भुगतान में उसके गहने और कार भी बिक गई। घर आने पर एक अनजाने गार्ड ने उसे घर में घुसने से रोका। गुस्से से वो फट पड़ने वाली ही थी कि नरेंद्र का ड्राइवर गाड़ी से आकर गेट पर रुका। ड्राइवर चेहरे से दुखी लग रहा था। उसने लगभग रोते हुए बताया कि साहब ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, जिसमें ये बंगला और कार शामिल है, को बेचकर एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान दे दिया है। अरुणा अब और सहन करने की स्थिति में नहीं रह गई। उसे चक्कर आ गया। यदि ड्राइवर ने सहारा न दिया होता तो अरुणा गिर पड़ी होती। ड्राइवर ने उसे गाड़ी में बैठाकर एसी ऑन कर दिया और पानी पिलाया। अरुणा के कुछ आश्वस्त होने पर ड्राइवर ने कहा, मैडम, कार के साथ मैं भी अब दूसरे मालिक का मुलाजिम हो गया हूँ। चलिए, मैं आपको आपके नए घर तक छोड़ दूँ। अरुणा की प्रश्नवाचक मुद्रा देखकर ड्राइवर ने कहा, नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको आसानी से आपके घर पे ड्रॉप कर दूंगा। अरुणा गाड़ी से अपने नए घर पहुंची। नया घर एक मध्यम श्रेणी की चौल में था, जहां कॉमन टॉयलेट की सुविधा थी। अरुणा को लगा वो एक बार फिर से अनाथालय पहुंच गई है। सच है करुणा, जो जितना ऊपर उठता है वो उतनी ही तेजी से मुंह के बल गिरता भी है। अरुणा के संबोधन से करुणा के जो आंसू आंखों में ही सीमित थे, जैसे उनका बांध टूट गया हो। फपक कर रो पड़ी वो। विमान में पड़ोस की कुर्सी पर बैठा सहयात्री उसे रोता देख हतप्रभ हो गया। उसने बेल बजाकर एयर होस्टेस को बुलाकर रोती करुणा की तरफ इशारा किया। रोता देख होस्टेस भी घबरा गई। मे आई हेल्प यू मैम? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ मैम? नो 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 नो, नथिंग नथिंग, जस्ट एन इमोशनल आउटबर्स्ट। कुछ नहीं, केवल मनोद्वेग। फिर शिष्टता के नाते करुणा ने एक गिलास पानी मांगा। पानी पीने के बाद पत्र पढ़ने के पहले उसने भगवान से प्रार्थना की कि अब आगे अरुणा पर कोई नया तूफान ना आए। मगर बुरे समय में प्रार्थना भी सफल नहीं होती। आगे करुणा ने लिखा कि किस प्रकार नरेंद्र लातूर में भूकंप पीड़ितों की सहायता करने लातूर गया और वहां भूकंप के बाद फैले प्लेग की महामारी में मरीजों की सेवा करते करते स्वयं ब्यूबॉनिक प्लेग से ग्रसित हो गया। करुणा, अभी तक मैं समझ रही थी कि नरेंद्र ने मुझे प्रताड़ित करने के लिए पहले मेरे सारे पंख काट दिए और अंतिम सज़ा देने के लिए मुझे वो अपने साथ लातूर लेकर आया है। हालांकि उसके साथ लातूर आने का फैसला भी स्वयं मेरा था। नरेंद्र ने मुझे एक बार भी प्रेस नहीं किया था। आईसीयू में नरेंद्र के चिकित्सक ने मुझे बताया कि अब प्लेग उतनी भयानक बीमारी नहीं रह गई जितनी पहले थी। ब्यूबॉनिक प्लेग निमोनिया अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। फिर भी न जाने क्यों दवाइयाँ नरेंद्र जी पर असर ही नहीं कर रही। संभवतः ये जीने की आशा ही छोड़ चुके हैं। ऐसा क्यों अरुणा जी?
आप उनकी पत्नी हैं, शायद आप इनकी निराशा का कारण जानती हों। यदि हाँ, तो हमसे शेयर कीजिए ताकि हम लोग इनकी कुछ मदद कर सकें। करुणा, मैं किस प्रकार से डॉक्टर को बताती कि ये मेरी एक गलती का बदला लेने के लिए मुझे तड़पा रहे हैं। फिर भी मैंने डॉक्टर से वादा किया कि यदि ऐसा कुछ मेरी समझ में आएगा मैं बताऊंगी। मैंने डॉक्टर के कथन को भी मुझे परेशान करने के लिए नरेंद्र के षड्यंत्र का हिस्सा माना। वहाँ से लौटकर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस आदमी का साथ अब मैं और नहीं सह सकती। मैं वहाँ से जाने के लिए सामान पैक कर रही थी कि डॉक्टर ने फ़ोन पर नरेंद्र की मृत्यु की सूचना दी। करुणा, मैं सन्न रह गई। नरेंद्र वाकई में मरना सन्न था जब मैं उसके जीवन से निकल जाने का उपक्रम कर रही थी। जिसे मैं नाटक समझ रही थी वो बड़ी भयंकर वास्तविकता थी। मैं इतनी क्रूर कैसे हो गई करुणा, इतनी क्रूर कैसे हो गई। करुणा ने पत्र पढ़ना बंद कर दिया। जब करुणा का हृदय इस कथा से विदीर्ण हो गया तो अरुणा का क्या हाल हुआ होगा, सोचकर करुणा बहुत देर तक सुबकती रही। तभी माइक पर पायलट की आवाज़ उभरी। हम लोग अपने गंतव्य पर लगभग पहुंच चुके हैं। 20 मिनट के अंदर ही आपका प्लेन लैंड कर जाएगा। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। उतरने के पहले पत्र समाप्त करने की नीयत से करुणा ने पत्र फिर से पढ़ना शुरू किया। अरुणा ने लिखा था कि ये सूचना मिलते ही मैं अस्पताल भागी। डॉक्टर ने बताया कि अरुणा नरेंद्र के पार्थिव शरीर को केवल दूर से ही देख सकती है। रोग फैलने न पाए इसलिए सरकार बॉडी का डिस्पोजल स्वयं कराएगी। इसके बाद के संस्कार के लिए एशेज अरुणा को दे दिए जाएंगे। अग्नि से शरीर के साथ रोग भी खत्म हो जाएगा, इसीलिए अग्नि को पावक कहते हैं। अस्थियों के साथ डॉक्टर ने अरुणा को एक पत्र भी सौंपा जो अरुणा को संबोधित था। नरेंद्र ने कहा था कि यदि वो ठीक हो जाए तो ये उसे वापस कर दिया जाए, अन्यथा मृत्युपरांत ही मेरी पत्नी को दिया जाए। अरुणा, इतना सब होने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। गलतियाँ सबसे होती हैं, तुमसे भी हुई, कोई बात नहीं, मगर मैं यह सोचकर गुला जा रहा हूँ कि तुम्हारे इस कदम के पीछे कहीं कोई मेरी चूक तो नहीं है। कहीं कोई कमी मुझ में ही रह गई होगी जिसने तुम्हें ऐसा करने को मजबूर कर दिया। हो सकता है कि मैं पैसा कमाने में अधिक व्यस्त हो गया और तुम्हारा पर्याप्त ध्यान नहीं रख सका, इसलिए मैं संपत्ति से दूर हो गया, वो स्थान और शहर छोड़ा ताकि तुम्हें परिचितों से मुंह न छिपाना पड़े। मगर मेरे द्वारा लिया हर कदम उल्टा पड़ा। तुम्हारी आंखों की नफरत बढ़ती गई। सेवा कार्य में थोड़ी शांति मिलती थी। लोगों ने कहा भयानक बीमारी से बचाव के साधन अपनाऊं, मगर मेरा मानना था कि मैं तुम्हारे प्रेम के सहारे सुरक्षित रहूंगा, और यदि प्यार ही नहीं रहा तो जीने का कोई अर्थ नहीं। ये पत्र तुम्हें जब मिलेगा तब तक ये तय हो जाएगा कि तुम्हारे दिल में केवल नफरत ही है या कुछ और। अच्छा, विदा। मैंने पूरा प्रयास किया। करुणा, सोचो वो भला आदमी मेरी गलती और नफरत के बावजूद मेरे प्यार को तरसता रहा। करुणा, आज मैं नरेंद्र के प्रति सारी जिम्मेदारी पूरी कर ये पत्र तुम्हें फाइनली पोस्ट करने की स्थिति में पहुंच गई हूँ। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। हंसनी, अरुणा ने लिखा था। करुणा, अगले जन्म में मैं हंसनी होना चाहूँगी। जानती हो क्यों? बताऊंगी तो हंसोगी। हंसनी सुंदर तो होती ही है, पर उसकी एक विशेषता होती है। हंस का जोड़ा हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहता है। कहा जाता है कि यदि दुर्भाग्यवश नर हंस की मृत्यु हो जाए तो हंसनी अपनी सारी उम्र हंस की विरह में व्यतीत कर देती है। वो दोबारा फिर जोड़ा नहीं बनाती। है ना ये कितनी अद्भुत बात? हंसनी अपने हंस से मिलने जा चुकी होगी। पत्र समाप्त हो गया। करुणा के आंसू सूख गए थे, पर दिल भारी हो गया था। प्लेन लैंड करने हेतु काफ़ी नीचे आ चुका था। प्लेन का टायर धरती को कभी भी छू सकता था। एकाएक करुणा ने साइड विंडो से बाहर देखा।
पौ फट चुकी थी। बाल रवि क्षितिज से उदय हो रहा था, जिसके आलोक से आसमान में छितरे छुटपुट बादल सिंदूरी रंग से भर गए थे। तभी आकाश पर हंसों का एक झुंड जाता दिखा। नीले आसमान की पृष्ठभूमि में धवल हंसों की शानदार उड़ान का एक अद्भुत दृश्य था। करुणा का मन उत्फुल्ल हो उठा। तभी उसकी निगाह झुंड से थोड़ी दूरी पर एक अकेले हंस पर पड़ी, जो बहुत मंद गति से झुंड के पीछे पीछे जा रहा था। करुणा के दिल को धक्का सा लगा। क्या ये एकाकी परवाज हंसनी तो नहीं है, अपने हंस की वियोगिनी हंसनी? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर D.S. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी हंसनी। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसे लगी और मेरा वाचन कैसा लगा, मुझे अवश्य बताइएगा। यदि कोई त्रुटि है तो उस विषय में भी इंगित कीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। नमस्कार।